हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान और बाकी 4 कॉन्टिनेंट के कंपटीशन के लिए निकल जाते हैं। लास्ट पार्ट के एंड में जियान को इमोर्टल फ्लेम का एक पिक्चर भी मिला था। जियान और बाकी तियानमिंग माउंटेन पे आगे बढ़ रहे थे और यहाँ पे जियान मूगे के हेल्प के लिए फॉग में जाता है। अब आगे जियान और मूगे इस फॉग में एक दूसरे के साथ ही होते हैं। जियान यहाँ पे कहता है कि इसे डिफीट करने का कोई रास्ता है क्या। मूगे कहता है कि मुझे कुछ टाइम दो, मेरा आइस इसे डिफीट कर सकता है। जब ये बात ही कर रहे थे, इतने में इन पे अटैक होता है एक बड़े से पंजे से। तुरंत ही जियान अब अपने ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट लेयर को यूज करता है। ये टेक्निक भी 3 स्टार के रिलेटिव टच के इमोर्टल से कम्पीट कर सकता है। इस अटैक से हिट होते ही जियान अब थोड़ा पीछे की ओर हट जाता है। इधर मिस्टीरियस क्रिएचर भी फील करता है कि इसके अटैक से इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। इधर जियान भी काफी डेंजर फील करता है और अपने फ्लेम को रिलीज करता है। जियान अपने सोल पावर से भी इस क्रिएचर के लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहा है। इतने में जियान की ओर एक बड़ा सा रॉक से बना हुआ फिगर सामने आता है। इस रॉक क्रिएचर के पास कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है। ये रॉक क्रिएचर भी 10 रॉक से बना हुआ है। अब जियान तुरंत ही अपने फिंगर इन द स्काई से अटैक करता है। फर्स्ट फिंगर फिर सेकंड फिंगर। इससे इस रॉक क्रिएचर का रॉक भी डिस्ट्रॉय होता है और अब इसके पास 7 ही रॉक्स बच गए हैं। इधर मूगे अब अपने पावर का यूज कर एक बड़ा सा आइस कॉफिन को समन करता है ऊपर स्काई में और इस रॉक क्रिएचर को इसके अंदर खींचता है। तुरंत ही अब ये इसके अंदर जाकर सप्रेस हो जाता है। इधर ये मिस्टीरियस क्रिएचर भी कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये इतने पावरफुल पर्सन भी हो सकते हैं। ये भी इन दोनों में हेवनली सीड को फील कर सकता है। जियान के पास फायर टाइप सीड है तो फिर मूगे के पास आइस टाइप सीड है। अब ये मिस्टीरियस क्रिएचर भी इनके सामने आता है और ये साइड में काफी बड़ा है, 100 मीटर टॉल है ये और इसे देखकर लगता है कि ये तियानमिंग माउंटेन का ओवरलॉर्ड है, अर्थ डेमन बियर, और इसका पावर डाउजियन 3 स्टार के परफेक्शन लेवल पे है। ये अर्थ डेमन बियर अर्थ टाइप एलिमेंट को कंट्रोल करता है। इसे देखकर अब मूगे और जियान दोनों ही पीछे हट जाते हैं और अब ये अर्थ डेमन बियर इन दोनों पे अटैक करता है अपने अर्थ एलिमेंट से। मूगे भी कहता है कि इसका पावर सच में काफी ज्यादा है। इधर ये अर्थ डेमन बियर कहता है कि तुम आज मेरे इलाके में आए हो, तुम दोनों में से कोई भी बचने वाला नहीं है। इधर जियान इस अर्थ डेमन बियर के पावर के बारे में याद कर रहा होता है कि ये क्या क्या कर सकता है, जो भी ये एंशिएंट बुक में पढ़ा था। जियान फील कर सकता है कि अर्थ डेमन बियर के बॉडी में स्ट्रेंज पावर हिडन है और अब ये पावर भी बाहर निकलकर सामने आने वाला है। हालांकि अर्थ डेमन बियर भी अपने बॉडी में इस पावर को रेजिस्ट करता है और इसे बाहर आने से रोक रहा होता है। जियान अब इसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि तुम्हारे बॉडी में स्ट्रेंज पावर हिडन है, अगर ये बाहर आता है फिर तुम भी मारे जा सकते हो, मगर हम दोनों तुम्हारा हेल्प कर सकते हैं। अब ये सुनकर ये अर्थ डेमन बियर अटैक करना बंद कर देता है और जियान की बातों को सुनने लगता है। हालांकि अर्थ डेमन बियर कहता है कि मैं तुम दोनों पे विश्वास कैसे कर सकता हूँ। इस पे जियान कहता है तुम चाहो तो फिर हम दोनों पे सोल इम्प्रिंट भी डाल सकते हो, अगर हमने अपना प्रॉमिस को तोड़ा तो फिर तुम हमें किल भी कर सकते हो। हालांकि जियान का सोल पावर फेरीलैंड में है और इस क्रिएचर का सोल पावर काफी कम है जियान से, तो जियान इस थिंग को ऑलरेडी प्लान कर चुका है। अब ये अर्थ डेमन बियर अपने सोल इम्प्रिंट को इन दोनों पे डाल देता है। इसके बाद अब ये जियान और मूगे के पास आता है। इधर जियान सोल इम्प्रिंट को इससे बचकर खत्म भी कर देता है और इसे अभी पता भी नहीं चला है। जियान इससे कहता है कि मैं तुम्हें ठीक तो कर दूंगा, मगर मैं फ्री में काम नहीं करने वाला हूँ। ये सुनकर अभी अर्थ डेमन बियर थोड़ा गुस्सा होता है, मगर फिर ये कहता है कि मैं होली स्प्रिंग तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा। ये एक तरह का वाटर पूल है और साथ ही इस तियानमिंग माउंटेन का ग्रेट ट्रेजर भी है। इसके साथ में जियान 3 स्टार इमोर्टल लेवल पे भी जा सकेगा। जियान मूगे को कहता है कि मैंने अपने सोल पावर से दूसरे को बता दिया है, वो सभी अब माउंटेन के टॉप पे जा रहे हैं, हम यहाँ के मैटर को खत्म कर चले जाएंगे। इधर जियान और मूगे अब इस अर्थ डेमन बियर के पीछे पीछे जाने लगते हैं। ये सभी अब एक केव के पास आ जाते हैं। यहाँ पे आते ही अब ये अर्थ डेमन बियर भी छोटे साइज में होने लगा है और अब एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब ये इस केव में एंटर करते हैं। इस केव के वॉल्स पे काफी सारे क्रिस्टल लगे होते हैं और इनसे लाइट भी काफी आ रहा है। इस तरह के क्रिस्टल को फेंगलिंग कहते हैं और इनका इफेक्ट भी काफी मिस्टीरियस है। जैसे जैसे ये आगे जाते हैं इस केव के इन्हें क्रिस्टल का साइज भी बड़ा होता हुआ दिखता है। आगे जाने के बाद अब ये अर्थ डेमन बियर भी चलना बंद कर देता है और अपने मुंह को खोलकर एनर्जी शॉर्ट करता है नीचे ग्राउंड पे और डोर ओपन होता है। इससे लाइट भी काफी आता है। ये देखकर जियान कहता है कि ये स्पिरिचुअल सीलिंग एरे है, इन्हें इसके अंदर काफी ज्यादा लाइट्स और सिल्वर चेन्स दिखता है और इसके अंदर एक बॉडी है जो कि इन चेन्स में कवर है। ये अर्थ डेमन बियर कहता है कि अगर मैं इसके पावर को एब्जॉर्ब कर सकूं तो फिर मैं ट्रांसफॉर्म भी हो सकूंगा। अब ये बियर जियान की ओर देखकर कहता है कि बच्चे तुम्हारा सोल पावर काफी ज्यादा है, तुम एक एल्केमिस्ट हो सकते हो। जियान कहता है कि इस बियर का पावर इसके लिमिट पे जा चुका है और ये इस सील का यूज कर रहा है हेवनली ट्रिबुलेशन को पार करने के लिए, जिसमें इसे लेवल अप करने के दौरान लाइटनिंग का सामना करना पड़ेगा। सोल भी फ्रीज थिंग को बीस्ट कैलामिटी कहते हैं। इनका लाइफ स्पैन भी ह्यूमन से डिफरेंट होता है और इनका कल्टीवेशन भी। जब भी ये लेवल अप करते हैं इन्हें लाइटनिंग का सामना करना होता है और इमोर्टल लेवल के ट्रिबुलेशन काफी डेंजरस होता है। ये अर्थ बियर कहता है मेरा पावर 4
स्टार इमॉर्टल पे कब का चला गया था, 100 साल पहले ही। मगर उस टाइम ये अपने ट्रिबुलेशन को ऑलमोस्ट फेल कर गया था। खुद के लाइफ को सेव करने के लिए इसे खुद के पावर को सील करना पड़ गया था और ये सिर्फ 3 स्टार इमॉर्टल के पावर को ही यूज कर सकता है। जियान भी ये सुनकर सरप्राइज होता है। अब ये इससे पूछता है कि ये कितने समय से कल्टीवेशन कर रहा है। इस पे ये कहता है कि मैं 7000 ईयर से कल्टीवेशन कर रहा हूँ। गोल्डन ड्रैगन किंग ने एक बार कहा था कि इन गिफ्ट का कल्टीवेशन भी काफी हार्ड होता है। इन्हें 10,000 ईयर्स लग जाते हैं पहले ट्रिबुलेशन को पार करने में, और ये तो 7000 में अपने 4th वन पे आ चुका है। हालांकि इनका कल्टीवेशन भी गिफ्ट के पावर पे ही डिवाइडेड होता है। इधर ये सुनकर सोल ईटर भी कहते हैं कि मैं रीइंकार्नेशन ट्रिबुलेशन से एक स्टेप ही पीछे हूँ। मुझे भी नहीं पता कि मैं अपने लाइफ में इस लेवल को हासिल कर भी सकूंगा कि नहीं। ये रीइंकार्नेशन ट्रिबुलेशन भी 9th स्टार इमॉर्टल पावर हाउस को ही मिलता है जब ये फर्दर आगे लेवल अप करते हैं। तो फिर जियान अब कहता है कि मैंने कभी भी एक गिफ्ट कैलेमिटी को नहीं देखा है, मगर मैं 30% सक्सेस का गारंटी दे सकता हूँ। ये सुनकर अभी अर्थबियर हंसता है। अब जियान भी इसे कहता है ठीक है, अपने सोर्स पावर को एब्जॉर्ब करो और बाकी हम पे छोड़ दो। और अब ये आगे जाता है और जाकर अपने इस सील पावर को डिवोर करता है। इधर ऊपर स्काई में अब थंडर क्लाउड गैदर होना स्टार्ट हो जाता है। अर्थबियर भी कहता है कि मेरा पूरा उम्मीद तुम पे ही है। हालांकि ये गिफ्ट कैलेमिटी काफी डेंजरस हो सकता है, मगर जियान इधर कुछ और ही सोच रहा होता है। जियान अब आगे बढ़ता है और अब अपने हेवनली सीट को बाहर निकालता है। फिर ये अपने सेकंड जियान को भी निकालता है जो कि ये अपने सोल रियलम में रखता है, एक सोल क्लोन। इसे देखकर अब दूसरे भी काफी सरप्राइज होते हैं। मूगे भी इन दोनों में डिफरेंस को नहीं बता सकता है। दोनों का पावर और साथ ही लुक भी सेम है। अब सोल क्लोन कहता है कि तुम तो मुझे भूल ही गए हो। लास्ट टाइम तुमने मुझे जुआनलिंग कॉन्टिनेंट में कॉल किया था और अब उसके बाद से यहाँ आज कर रहे हो। हालांकि तब जियान का पावर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करता था, और अब जबकि इसका सोल पावर फेरीलैंड में आ सका है तो फिर ये अपने सोल क्लोन को भी सपोर्ट दे सकता है। जियान इसे पहले कॉल इसलिए नहीं करता था क्योंकि अगर ये डैमेज होता है तो फिर जियान का सोल पावर भी डैमेज हो सकता था। इधर अर्थबियर कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो, मैं इस कैलेमिटी को झेल नहीं सकूंगा। जियान कहता है कि मैं इसके पावर को एब्जॉर्ब करना चाहता हूँ। सोल क्लोन कहता है अगर मैं इसे एब्जॉर्ब करता हूँ तो फिर मैं डिस्ट्रॉय भी हो सकता हूँ। इस पे जियान कहता है डोंट वरी, थोड़ा बहुत मैं भी एब्जॉर्ब करूंगा। जियान अब सोल क्लोन को कहता है कि ठीक है, तुम यहीं पे वेट करो, मैं जब इस कैलेमिटी को सप्रेस कर लूंगा फिर तुम आकर इसे एब्जॉर्ब कर सकते हो। इधर मूगे भी इस सीन को देख रहा है और सोचता है कि ये सोल अवतार का टेक्निक सभी जानते हैं, जिसका भी सोल पावर ज्यादा होता है। एक बार ये डैमेज हो गया तो फिर फ्यूचर ग्रोथ भी रुक सकता है। अब इधर अर्थबियर अपने सोर्स पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जियान ये देखता है और कहता है कि इसका पावर तो 4 स्टार के मिडिल स्टेज में है, तो इस बार कैलेमिटी भी काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। जियान इस कैलेमिटी में रियलम के पावर को भी फील कर सकता है। जियान अपने फ्लेम से खुद को कवर करता है। ऊपर से अब एक ब्राउन कलर का थंडर निकल कर आता है जो कि इस अर्थबियर को टारगेट कर रहा है। अब जियान आगे बढ़कर इस थंडर को हिट करता है, मगर हिट करते ही जियान फील करता है कि इसका पावर कितना ज्यादा है और अब ये अपने होली फ्लेम को कॉल करता है। अगर सी ऑफ फ्लेम काम नहीं करेगा तो फिर होली फ्लेम तो पक्का ही काम करने वाला है। होली फ्लेम से हिट होते ही अब ये थंडर बीम भी जियान की ओर मूव होता है। इस ब्राउन थंडर में इस कैलेमिटी का पूरा ही पावर हिडन है और अब ये काफी गुस्सा भी हो जाता है जियान पे। इधर अर्थबियर जियान को देखकर कहता है कि इसके पास होली फ्लेम भी है। अब ये भी कॉन्फिडेंस हो जाता है जियान के एबिलिटी पे। इस टाइम पे दो फोर्सेस से काफी एनर्जी पूरे जगह पे फैल जाता है। तुरंत ही अब एक बीम ऑफ लाइट शॉट होता है जो कि रेड और येलो कलर का था और ये किंग ऑफ फ्लेम की तरह दिख रहा है। एक्सप्लोजन काफी जोरदार था, एनर्जी का फ्रेगमेंट सभी जगह पे फैल जाता है। जियान भी समझ चुका है कि ये लाइटनिंग सिंपल नहीं है। अब ये ब्राउन लाइटनिंग अपने ट्रू पावर को शो कर रहा है। इतने में अब जियान भी अपने रेड फ्लेम ऑफ फायर को और साथ ही होली फ्लेम के सोर्स पावर को शो करता है। इतने में ऊपर वॉइड से जहाँ से ये ब्राउन थंडर निकल कर आया है, इससे अब एक स्ट्रेंज लाइट शॉट होता है। इसमें पावर भी काफी ज्यादा है और साथ ही काफी डेंजरस है। तुरंत ही अब ये जियान की ओर आता है और इसके वाइटल पॉइंट्स को टारगेट करता है। इसे देखकर जियान भी कहता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। जब ये हिट करने वाला था फिर जियान खुद के जगह पे 16 अवतार को कॉल करता है और ये पीछे हट जाता है। ये दोनों अपने जगह को तुरंत ही स्विच कर लेते हैं। जियान का इस टाइम पे काफी एनर्जी भी खत्म हो गया है। इधर ये 16 अवतार अब इस बीम ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। 16 अवतार अब इसे सॉलो करता है और इसे रिफाइन करने का ट्राई करता है। इधर अब इस लाइटनिंग के जाने के बाद अर्थबियर इस कैलेमिटी को पार कर लेता है। मूगे भी सोचता है कि इसने इस अर्थबियर का यूज किया खुद के पावर को इंक्रीज करने के लिए और ये हंसता है। अब अर्थबियर आता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अर्थ स्प्रिंग देता हूँ और साथ ही कहता है कि अगर तुम लेवल्स को पार कर सको तो फिर मैं तुम्हें इस माउंटेन के टॉप तक गाइड भी कर सकता हूँ। ये सुनकर अब दोनों ही हंसते हैं। फिर ये अर्थबियर अपने हाथों को मूव करता है और पूल ऑफ ब्लू लिक्विड यहाँ पे अपीयर होता है। इधर 16 अवतार थंडर पावर को एब्जॉर्ब करने में ध्यान दे रहा है। तो फिर इधर जियान इस पूल को चेक करता है। इसे देखकर जियान कहता है कि अब 3 स्टार इमॉर्टल पे जाया जा सकता है। इसके साथ में अर्थबियर कहता है कि इस स्मॉल पूल को देखकर इसे कम मत समझो, इस होली स्प्रिंग का वाटर काफी ज्यादा प्योरेस्ट है।
अब जियान कहता है कि आपको हमें प्रोटेक्ट करना होगा जब तक कि हम इस वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। इस पे अर्थबियर कहता है कि डोंट वरी, मैं उस तरह का विलन नहीं हूँ, तुमने मेरा हेल्प किया है तो मैं भी करूंगा। मूगे इधर ये देखकर कहता है कि मैंने इस पार्ट में ज्यादा हेल्प नहीं किया है तो फिर मैं इसे डिजर्व भी नहीं करता। हालांकि जियान इसे एक अच्छा फ्रेंड कंसीडर करता है तो ये इसे कहता है कि डोंट वरी, इसमें वाटर काफी ज्यादा है और हम दोनों के लिए काफी है। ये सुनकर अभी जियान को थैंक्स कहता है। जियान अब 16 अवतार को देखता है और सोचता है कि इस बार ये काफी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाला है। अब जियान भी इस स्प्रिंग वाटर में एंटर करता है। जियान इसके अंदर एंटर करने के बाद अपने फेंजुए को एक्टिवेट करता है। अब ये काफी फास्ट स्पिन स्टार्ट करता है जियान के बॉडी में। जियान अपने होली फ्लेम और साथ ही रेड फ्लेम से इस होली स्प्रिंग के वाटर को पहले तो रिफाइन करता है और इसमें से 1 मंथ भी लग जाता है। इसे एब्जॉर्ब करने के बाद 3 स्टार ट्रिबुलेशन का साइन भी दिखता है। जब जियान इसे पास कर लेगा तो फिर ये 3 स्टार इमॉर्टल पे भी चला जाएगा। लाइटनिंग फ्लैश करता है और अब इस होली फ्लेम के स्पेस में ऊपर काफी थंडर क्लाउड गैदर होते हैं। इनके आने से अब ऐसा लगता है कि रात हो चुका है। इसे देखकर जियान अपने ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट लेयर को रिलीज करता है और साथ ही फिंगर इन द स्काई को भी। इतने सारे अटैक से अब ये ट्रिबुलेशन भी जियान के लिए कोई बड़ी बात नहीं रहा। ये इजीली इसे डिफीट करता है और अब ये ब्रेक थ्रू कर चुका है डाओजियन 3 स्टार के अर्ली स्टेज में। अब इस पावर के साथ जियान इजीली डाओजियन 2 स्टार के पर्सन को डिफीट कर सकता है। इस 4 कॉन्टिनेंट कंपटीशन में ज्यादा कैंडिडेट्स का पावर डाओजियन 3 स्टार के लेवल पे ही होने वाला है। जियान अपने होली फ्लेम स्पेस से बाहर आता है। इसे देखकर मूगे भी कहता है कि कांग्रेचुलेशंस। जियान भी नोटिस करता है कि इसका पावर मिड स्टेज में चला गया है 3 स्टार इमॉर्टल लेवल के। इतने में 16 अवतार के बॉडी से थंडर निकलकर सामने आता है और इसका बॉडी भी साइन कर रहा है। अब ये 16 अवतार कहता है कि इस थंडर के पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद मेरे बॉडी में कुछ चेंजेस हुए हैं। जियान को देखकर ये कहता है तुम्हारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मेरे पास हैं, मगर उसके साथ थंडर का भी एट्रीब्यूट डेवलप हो चुका है। फायर, थंडर और वुड, इनमें से दोनों डिस्ट्रक्शन टाइप हैं और एक वुड एट्रीब्यूट डिफेंस टाइप है। जियान अब इसे देखकर सोचता है और कहता है कि हम दोनों ही अब डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं, तो मैं तुम्हें एक नाम देने का सोच रहा हूँ। इससे 16 अवतार को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता कि इसके पास नाम हो या ना हो। जियान इसे जियाओलेई नाम देता है। इन दोनों का पावर सेम लेवल पे है तो फाइट में अगर एक डिफीट भी हो जाता है तो फिर दूसरा फुल फोर्स से अटैक भी कर सकता है। इससे जियान को काफी बेनिफिट मिल सकता है। इधर मूगे भी थोड़ा सरप्राइज होता है। इसे जियान से डील करने में पसीना छूट गया था। अब जियाओलेई भी आ चुका है जिसके पास थंडर का एट्रीब्यूट भी है। अब जियान इसे अपने स्टोरी एलम में वापस से रख लेता है। अर्थबियर जियान को देखकर कहता है कि बच्चे तुम्हारे पास काफी ट्रिक्स हैं, मगर अगर ये 16 अवतार डैमेज होता है फिर तुम्हें पता है ना क्या हो सकता है। इस पर जियान कहता है डोंट वरी, मुझे पता है। अब अर्थबियर कहता है कि ठीक है आओ चले, मैं तुम दोनों को इस माउंटेन के टॉप पे लेकर चलता हूँ। यहाँ इस तियानमिंग माउंटेन पे काफी ज्यादा ट्रैप्स लगा हुआ है जिसके कारण से काफी लोग भी कम हो जाते हैं। जो भी इन टेस्ट को पास नहीं कर पाता वो तियानमिंग माउंटेन के विला में एंटर नहीं कर सकेगा। इधर दूसरी ओर सभी माउंटेन के टॉप पे चले जाते हैं। डुआन की भी यहाँ पे देख सकती है कि ये जगह फ्लैट ग्राउंड है इस माउंटेन के टॉप पे और ये जगह भी काफी बड़ा है, मगर इन्हें फील होता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। ये कहते हैं कि विला इसके ऊपर ही होना चाहिए, इस जगह के ऊपर के स्पेस में। अब ये सभी यहाँ पे रुककर दोनों का वेट करने का सोचते हैं ताकि ये साथ में एंटर कर सकें। इतने में यहाँ पे कुछ लोगों का आवाज आता है। जब ये देखते हैं तो फिर ये युआन जोंग का टीम है जिनके साथ ये सभी ऊपर की ओर आ रहे हैं। डुआन की इन्हें देखकर आगे जाती है और कहती है कि क्या हुआ। युआन होंग कहता है कि जियान कहाँ पे है। इस पर डुआन की कहती है कि वो नहीं है, उसे आने दो, फिर हम इस माउंटेन के स्ट्रेंजनेस को ब्रेक कर इस विला में एंटर कर सकते हैं। युआन होंग कहता है कि इस विला में एंटर करना आसान नहीं है, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, तुम हमारा हेल्प करो और हम इस मिस्ट्री को सॉल्व कर देंगे। इस पर डुआन की कहती है कि कल मैं इसके बारे में बताई हूँ। इधर जियान अर्थबियर के साथ ऊपर की ओर आ रहा होता है। अर्थबियर इसे माउंटेन के टॉप पे पहुंचा देता है। यहाँ पे जियान को देखकर अब दूसरे भी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और इसके पास आते हैं। डुआन की अब युआन होंग के साथ कोऑपरेशन के बारे में बोलती है। जियान कहता है कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इस विला में एंटर करें। ये कहता है कि आज के लिए हम रेस्ट करते हैं और कल प्लान करेंगे। फेंगयू जियान के साथ एक स्ट्रेंज मैन को देखता है। जियान और मूगे इस टाइम पे अपने पावर को हाइड किए हुए हैं तो इन्हें पता नहीं चलता कि जियान और मूगे दोनों ही ब्रेक थ्रू किए हैं। अब ये अर्थबियर कहता है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है, अब मैं वापस जा रहा हूँ। फिर अब नेक्स्ट डे रात के बाद दोनों टीम आगे जाते हैं। यहाँ पे येलो सैंड से एक लाइन बना हुआ है। इस सैंड में भी मिस्टीरियस पावर हिडन है। यहाँ पे 2 टीम है, एक जियान का जो कि आगे है
और दूसरा युआन होंग का, जो कि पीछे है। अब ये आगे जाते हैं और जब ये आगे जाकर चेक करते हैं तो फिर फिलहाल तो कुछ भी इन्हें नहीं मिलता। इतने में इस माउंटेन के सेंटर से एक स्ट्रेंज लाइट निकलकर सामने आता है, गेट ऑफ स्पेस। जियान इसे देखकर कहता है कि रुको, इसमें एंटर मत करो, कुछ स्ट्रेंज है यहाँ पे। युआन यान तुरंत ही कहती है कि निकलो वहाँ से और इस येलो सैंड से। मगर अब काफी लेट हो चुका है। इस गेट ऑफ स्पेस से एक स्ट्रेंज पावर आता है और अब दूसरे यहाँ पे बेहोश होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस येलो सैंड के कारण से कोई भी फॉर्मेशन का पावर यूज नहीं कर सकेगा और ये गेट ऑफ स्पेस इनके डाउकी को ही खींच रहा है। इतने में जियान चिल्लाता है और अब ग्राउंड यहाँ पे मूव करता है और अर्थ बियर अपीयर होता है। यहाँ का स्पेस अब ब्लॉक होता है। युआन यान कहती है कि ये एक तरह का एंशिएंट फॉर्मेशन है जो कि यूज किया जाता है इविल रेसेस को सप्रेस करने के लिए। इस टाइम पे ज्यादातर बेहोश होते हैं और कुछ ही होश में हैं। हालांकि अभी ये फॉर्मेशन फुल्ली एक्टिवेट नहीं हुआ है। जियान कहता है कि हमें इसे डिस्ट्रॉय करना होगा। युआन यान कहती है कि ब्रदर मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इसे देखती हूँ। इसके पास जेड वाल है और ये फील कर सकती है कि इस एंशिएंट फॉर्मेशन के साथ ये कनेक्ट हो सकता है, मगर इसे थोड़ा टाइम चाहिए होगा। इस फॉर्मेशन से येलो लाइट रिलीज हो रहा है, जिसे भी ये टच करता है इसके स्पेस में चला जाता है। जियान को ये येलो लाइट सॉलो कर लेता है और अब जियान एक स्ट्रेंज स्पेस में आ जाता है। यहाँ पे काफी सारे स्ट्रेंज मूर्ति बने हुए हैं। इतने में जियान पे अटैक होता है। हालांकि जियान इसे अपने सोल पावर से ब्लॉक करता है। जियान देखता है कि ये फॉर्मेशन सच में इनकम्प्लीट है। फिर ये थोड़ा रिलैक्स होता है। जियान इस फॉर्मेशन को देखकर अब सोचता है कि इसके पास जो स्टोन है जो कि इसे मिला था इस माउंटेन पे, इससे इस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकेगा या नहीं। जियान देखता है कि इस फॉर्मेशन में ओरिजिनल एंशिएंट फॉर्मेशन का पावर नहीं है, सिर्फ 1/10 ही इसका पावर है। हो सकता है कि यह तियानमिन विला का टेस्ट हो। जब जियान अपने स्टोन ऑफ कंट्रोल को निकालता है फिर इस फॉर्मेशन का पावर इसके अंदर खींचा चला जाता है। इस फॉर्मेशन के ब्रेक हो जाने के बाद अब दूसरे जो बेहोश हुए थे अब ये भी धीरे धीरे जगना स्टार्ट करते हैं। इतने में अब स्ट्रेंज लाइट आता है और एक गेट ओपन होता है। ये रियल रास्ता है इस विला में एंटर करने का। अब सभी इसके अंदर एंटर करते हैं। इतने में 3 फिगर भी अपीयर होते हैं माउंटेन के टॉप पे, डीकॉन फेंग, युआन जियाओ और तियान होंग। युआन जियाओ जानते हैं कि तियान होंग पहले भी इस कंपटीशन में पार्ट ले चुके हैं। ये काफी इनका रिस्पेक्ट भी करते हैं। हालांकि ये नहीं जानते हैं कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में ये एक ओवरलॉर्ड है। अब ये तीनों भी इस गेट ऑफ लाइट में एंटर करते हैं। इधर जियान और बाकी अब एक डिफरेंट स्पेस में आ चुके हैं और इन्हें अपने सामने एक विला दिखता है। ये विला भी काफी बड़ा सा बिल्डिंग है और ये क्लाउड और मिस्ट से सराउंडेड है। यहाँ पे 4 वॉल्स लगे हुए हैं और इस बड़े से सिटी के बीच में बड़ा सा विला है। जियान भी अब कहता है कि ठीक है आओ चलते हैं। इतने में एक व्हाइट लाइट अपीयर होता है और इसके अंदर से एक पर्सन निकल कर आता है और यह कहता है कि डोंट पैनिक, मैं सभी को इसके अंदर लेकर चलूंगा, मैं गाइड हूँ। जियान इसे देखकर कहता है कि इसका पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। यह पर्सन कहता है कि जब दूसरे भी आ जाते हैं फिर मैं रूल्स अनाउंस करूंगा इस कंपटीशन का। अब ये पर्सन तियान फुयिन सभी को लेकर अंदर जाता है और इन्हें इनका रेस्टिंग रूम दिखाता है। इस जगह पे ये रुकने वाले हैं। अब जबकि लोग एंटर कर चुके हैं तो फिर अब ये यहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं। अब ये रेस्ट करते हैं। बाद में ये जाकर मार्केट को भी चेक करने वाले हैं। यहाँ पे एक गार्ड आकर तियान होंग को इन्फॉर्मेशन देता है कि थंडर वैली के सभी डिसाइपल्स को सीफेंग सिटी में जगह मिल गया है रेस्ट करने के लिए। इस टाइम पे इस सिटी में काफी फोर्सेस भी आए हैं। इन 4 कॉन्टिनेंट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नॉर्थ कॉन्टिनेंट है, फिर वेस्टर्न कॉन्टिनेंट है और ईस्टर्न कॉन्टिनेंट 3rd पे आता है और साउथर्न कॉन्टिनेंट सबसे लास्ट में आता है। डीकॉन फेंग यहाँ पे आते हैं और अगर तियान होंग को कहते हैं कि अभी विला के मास्टर आने वाले टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर वो आपसे आकर मिल भी नहीं सकेंगे। इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। मास्टर ऑफ प्लेन जो कि इस जगह को क्रिएट किए थे वो नॉर्मली ज्यादातर अपीयर नहीं होते और वो मैनेजमेंट को इनके हवाले सौंप कर चले गए। ज्यादातर ये ट्रैवल ही करते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो कि इन्हें देख भी सके हैं। इधर दूसरी ओर इस सीफेंग सिटी के बेसमेंट में कुछ फिगर्स अपीयर होते हैं और ये टोटल 3 हैं। ये सभी 5 स्टार इमॉर्टल लेवल पे हैं। ये बात करते हैं टेस्ट को लेकर। फर्स्ट पर्सन कहता है कि पहले यहाँ पे स्पेस क्रैक्स को क्रिएट किया जाता था टेस्ट को लेने के लिए, लेकिन इतने सारे स्पेस क्रैक्स के कारण से हम काफी थिंग्स को एक्सपोज कर सकते हैं। सेकंड वन तियान लाओ कहता है कि हमारा इविल क्लैन के साथ काफी पंगा चल रहा है, स्पेस क्रैक के कारण से वो एडवांटेज गेन भी कर सकते हैं। तो फिर तियान लाओ कहता है कि इस टेस्ट को हम सीलिड लैंड में ही कंडक्ट कर सकते हैं। सीलिड लैंड वह जगह है जहाँ पर मास्टर ऑफ प्लेन अपने पावर का यूज कर इविल रेस को सील किए हैं और यहाँ पे डाउजन 6 स्टार के लेवल के भी इविल रेस के बंदे सील हैं। अगर इनमें से कोई भी भाग जाता है फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। एक पर्सन कहता है कि मैं सीलिड लैंड का गार्डियन हूँ और सीलिड लैंड का पावर भी काफी कम होता जा रहा है, इसमें पावर को सप्लाई करना
होगा, मगर मास्टर ऑफ प्लेन अभी यहाँ पे नहीं है। ये सुनकर अभी सरप्राइज होते हैं। जियान लाओ कहता है कि ठीक है फिर, मुझे पता है कि क्या करना है। इधर नेक्स्ट अब जियान अपने रूम में उठता है और अभी काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहा है। एक अच्छा रेस्ट करने के बाद से लियू किंग आती है और कहती है कि मास्टर ऑफ विला तुम्हें कॉल कर रहे हैं। अब ये सुनकर जियान भी सोचता है कि क्या वो मुझे कॉल कर रहे हैं। ये भी सोचता है कि प्लेन मास्टर किस तरह के पर्सन हो सकते हैं। अब जियान जाता है तियान होंग को सर्च करने के लिए, मगर इतने में इसे काफी पेन फील होता है इसके हार्ट में। अब ये सोचता है कि मू इंग इस बार इसे क्या कहना चाहती है। क्या यहाँ पे इविल रेस के बंदे हैं। सोलिएटर भी कहते हैं कि यहाँ पे किसी जगह पे इविल रेस सील है। अब जियान तियान होंग के पास आता है। ये कहते हैं कि इस बार ये कंपटीशन के कारण से हमारा कॉन्टिनेंट का फ्यूचर भी डिपेंड करने वाला है, तो तुम अपना बेस्ट देना। और अब जियान यहाँ से निकल जाता है। जियान यहाँ से वापस अपने रूम में एंटर करता है। अब ये युआनियन के दिए हुए स्क्रॉल को प्रैक्टिस करने का सोचता है। रूम में ये अपने सोल बैरियर को लगा देता है। हमें पता है कि फॉर्मेशन मास्टर के पास काफी मेंटल पावर होता है अपने फॉर्मेशन को सपोर्ट करने के लिए, तो इसके लिए उनके पास कोर ऑफ इंक्रिप्शन होता है। कोर इंक्रिप्शन डिपेंड करता है इंक्रिप्शन ऑफ लाइफ पे। इसे पैटर्न्स भी कहते हैं और इसका पावर भी नंबर ऑफ पैटर्न्स पे डिपेंड करता है। फॉर्मेशन स्टोन जो कि जियान को मिला था यहाँ पे आते हुए, इसके अंदर पहले से ही पैटर्न्स हैं और साथ ही स्पिरिचुअल पावर भी, तो ये खुद से एक्टिवेट भी हो सकता है और इसका पावर डिपेंड करेगा कि इसके अंदर कितना पैटर्न है। ये स्टोन एक फॉर्मेशन के पावर को भी इंक्रीज कर सकता है। जियान सोचता है कि फ्यूचर में अगर ये पहले से ही इस स्टोन में एक फॉर्मेशन को डाल दे तो फिर जब समय आएगा तो ये डायरेक्टली इसे यूज कर सकेगा। इससे काफी डेडली सिचुएशन से भी बाहर निकल सकते हैं। यहाँ इस सिटी में अब काफी स्ट्रॉन्ग लोग भी गैदर होते हैं। इधर दूसरी ओर ली हुन रियलम में एक स्ट्रेंज थिंग होता है। एक पर्सन कहता है कि क्या ये पर्सन चेनमो है। ये क्लियर है कि इसने हमें कॉल किया था मगर ये आया ही नहीं। ये दो फिगर एक मैन और एक वुमेन है। ये लोग टेबल पे बैठे हुए हैं और इनके साथ एक वुमेन एक चाइल्ड लाइक फिगर है और जो पर्सन है ये मास्टर ऑफ प्लेन है। अब एक पर्सन कहता है कि जब तुम तीनों यहाँ पे आ चुके हो तो फिर मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। चाइल्ड जो कि यहाँ पे इसका पावर भी काफी ज्यादा है। ये तीन लोग जो हैं ये तीनों मास्टर ऑफ प्लेन हैं इस ली सोल डोमेन में। ये तीनों एक साथ आकर डिस्कस कर रहे हैं ली सोल डोमेन के फ्यूचर के बारे में। और इन सोल हेवनली प्लेन है। ये काफी स्पेशल प्लेन है ली सोल टेरिटरी में। यिन हाउत यानी काफी बड़ा और काफी सुपीरियर प्लेन है। इसी प्लेन पे अभी जियान और बाकी है। लॉर्ड ऑफ ब्लैक कॉर्प्स प्लेन जो कि ब्लैक कॉर्प्स किंग है, ये भी एक हायर प्लेन के लॉर्ड हैं। इस टेरिटरी के लोग काफी ज्यादा गुस्से वाले हैं और साथ ही काफी क्रूएल भी हैं और ये ह्यूमन से वार भी करना चाहते हैं। हालांकि ह्यूमन वर्ल्ड का एंड्रेस और गोफ्ट वर्ल्ड का एंड्रेस दोनों ही यिन हाउत यान से कनेक्ट होता है। तीसरा मास्टर ऑफ गु यानलिंग प्लेन, ये भी एक हायर प्लेन के लॉर्ड हैं ली सोल डोमेन में। यहाँ पे जो क्रिएचर जो हैं ये लोनली और वाइल्ड घोस्ट हैं। इस टाइम पे ये लोग अपने अपने प्लेन में टेस्ट कंडक्ट कर रहे होते हैं। जो भी सिलेक्ट होंगे वो ली सोल डोमेन के पास जा सकते हैं उन्हें सर्व करने के लिए। चेनमो भी जानता है कि ये इस टाइम पे ली सोल डोमेन के लॉर्ड को एंग्री नहीं कर सकता, उनके गुस्से को ये झेल भी नहीं सकेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस पार्ट के लिए इतना ही दोस्तों। आगे का स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।